हेलो बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ 8051। ये वाला जो क्वेश्चन है आर्किटेक्चर ऑफ 8051, ये यूजुअली हमारा 10 मार्क्स का आता है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं आर्किटेक्चर के। एक तो ये वाला ऑप्शन है जिसमें हमने ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम तरीके से आर्किटेक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इसमें से आउट ऑफ 10 एनीबडी कैन असाइन अस ऑलमोस्ट यू कैन से 9 मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, अगर हम ये वाले आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम डालकर इसको एक्सप्लेन करते हैं। और अगर हमको फुल 10 मार्क्स चाहिए है तो उसके लिए हमें ये वाला आर्किटेक्चर ड्रॉ करना चाहिए। तो दिस इज़ द डिटेल्ड आर्किटेक्चर। तो राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम डिटेल्ड आर्किटेक्चर और शॉर्टकट दोनों ही ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको कितना लिखना है। फाइन। सो नाउ फॉर दिस आर्किटेक्चर अगर हम देखें तो आर्किटेक्चर में बेसिकली आपके पास ऑन चिप रोम होती है। तो ऑन चिप रोम जो आपकी होती है दिस इज ऑलमोस्ट 4 किलोबाइट्स। यू हैव गॉट 4 किलोबाइट्स ऑफ ऑन चिप रोम। ऑन चिप रोम होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्सटर्नल रोम को कनेक्ट नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट एक्सटर्नल रोम ऑफ 64 KB साइज। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक्सटर्नल रोम को कनेक्ट करना है तो हमें यूज़ करना पड़ता है एक्सटर्नल एक्सेस वाला जो हमारा सिग्नल है उसको हमें लो करना पड़ता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑन चिप रैम। ऑन चिप रैम इज ऑलमोस्ट 128 बाइट्स। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑन चिप रैम के जो 128 बाइट्स हैं ये किस तरह से बिट एड्रेसेबल रैम, स्क्रैच पैड मेमोरी और रजिस्टर बैंक्स में डिवाइडेड होता है। उसके अलावा हमारे पास दो टाइमर्स होते हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1। दोनों के दोनों हमारे पास 16 बिट के टाइमर्स होते हैं। ठीक है, और इसको इनके जो नॉमेनक्लेचर होते हैं दैट इज TL0 for timer lower 8 bit, TH0 for timer 0 upper 8 bits. Similarly, TL1 for timer low for timer 1 8 bits, and TH1 is upper 8 bits of timer 1. Okay, इसके भी हम स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे जब हम टाइमर की प्रोग्रामिंग वाला आपको वीडियो अपलोड करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सीरियल कम्युनिकेशन। तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए अगर कोई भी सीरियल डेटा हमें ट्रांसमिट करना है, व्हेन एवर वी नीड टू ट्रांसमिट द सीरियल डेटा, तो हम लोग TXT का इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी अगर हमको सीरियल डेटा रिसीव करना है तो हम लोग RXT का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ टू रिसीव द सीरियल डेटा, दिस इज़ टू रिसीव द serial data, and TXT is to transmit the serial data. ये हमारा serial data transmit करने के काम आता है। Okay, now we have got 4 ports। हमारे पास 4 ports हैं, port 0, port 1, port 2 and port 3। ये जो चारों के चारों ports हैं ये all are 8-bit ports, 8-bit input output ports। इसका मतलब हम इसके थ्रू 8-bit डेटा ले भी सकते हैं और 8-bit डेटा भेज भी सकते हैं। जब हम पिन डायग्राम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इन पोर्ट्स को इनपुट और आउटपुट पोर्ट बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट दिस ब्लॉक इज फॉर द बस कंट्रोल एंड नेक्स्ट इज दिस क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है। ठीक है, और ये हमें यूजुअली 4 to 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड करता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर ही हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड करता है। ओके, एंड दिस इज़ द CPU विच इज़ जिसके अंदर हमारे जनरली रजिस्टर्स होते हैं और ALU होता है। ठीक है, ओके, एंड दिस इज़ द इंटरप्ट ब्लॉक। हमारे पास यूजुअली 5 इंटरप्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम इंटरप्ट्स के लिए हम अलग से आपका एक वीडियो अपलोड करेंगे to discuss what are the various interrupts of 8051. तो दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन। आपने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए और ये छोटा सा ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन किया। ये भी सफिशिएंट होता है 8 to 9 मार्क्स के लिए। लेकिन
चूँकि हम अभी राइट नाउ आर्किटेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो क्यों ना थोड़ा बहुत और डिटेल में इसका हम डिस्कशन करें, ठीक है। तो देखिए ये जो है दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर CPU, ये हमारे CPU का हिस्सा है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा ALU। ALU में हमारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अकुमुलेटर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है अकुमुलेटर, और यहाँ पर आप डेटा सेव भी कर सकते हो और डेटा यहाँ से ले भी सकते हो। सिमिलरली अनदर रजिस्टर इज़ द बी रजिस्टर। ए और बी रजिस्टर का बड़ा स्पेशल यूज़ होता है जब आप स्पेशली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, तो आप लिखते हो मल्टीप्लाई AB। तो अगर आपने लिखा है ये जो मल्टीप्लाई, बाकी सारे इंस्ट्रक्शन में आप जनरल रजिस्टर्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मल्टीप्लाई और डिवाइड इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिर्फ A और B को ही अलाउ करता है। मल्टीप्लाई मतलब जो भी हमें ऑपरेंड्स डेटा है वो A और B के अंदर सेव करना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पर जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस, ठीक है। तो अगर हम जैसे लिख रहे हैं कि मूव A कॉमा हैश 03 और हमने लिखा मूव B कॉमा हैश 04, तो ये हमने अकुमुलेटर में डेटा डाल दिया 03 और B रजिस्टर में लेट्स से 02 डाला, ठीक है। B रजिस्टर में डेटा डाला 02। अब अगर मैंने लिखा मल्टीप्लाई AB, तो क्या होगा, A और B का कंटेंट मल्टीप्लाई होगा और जो लोअर 8 बिट रिजल्ट है वो A में चला जाएगा लेट्स से 06, और जो अपर 8 बिट रिजल्ट है कोइंसिडेंटली यहाँ पर 00 है तो वो B में चला जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी जगह हमने इंस्ट्रक्शन दिया होता लेट्स से डिवाइड AB, फाइन, अगर हमने इंस्ट्रक्शन दिया होता डिवाइड AB, तो वो क्या करता कि A के कंटेंट को B से डिवाइड करता। लेट्स से 03 को आप 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ 2 और आपका आया 01, तो योर क्वोशंट इज 1 एंड योर रिमाइंडर इज ऑल्सो 1 ओवर हियर, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, आपके अकुमुलेटर के अंदर हमेशा क्वोशंट जाएगा मतलब 01 जाएगा और B के अंदर रिमाइंडर जाएगा, तो रिमाइंडर विल गो इन B रजिस्टर एंड क्वोशंट विल गो, तो दीज आर सम स्पेशल इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स, ओके। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर है, इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक, हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को ये पॉइंट करता है, ठीक है। फिर आप देखोगे प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर, सो हमारे पास इसके डिस्कशन के लिए एक स्पेशल स्लाइड है। ये क्या करता है पूरे प्रोग्राम में, लेट्स कम टू दैट स्लाइड ऑफ प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। हाँ ये रहा, तो आपको ये प्रोग्राम का स्टेटस बताता है। प्रोग्राम का स्टेटस से क्या मतलब हुआ, प्रोग्राम का स्टेटस मतलब हुआ जैसे अगर आपने मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, कोई भी अगर आपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद अगर कैरी जनरेट होता है तो ये कैरी फ्लैग को हाई कर देता है। ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हुआ तो ऑक्सिलरी कैरी को, नहीं तो अगर ओवरफ्लो हुआ तो ओवरफ्लो को, नहीं तो फिर पैरिटी को। नाउ यू मे बी थिंकिंग कि कैरी कब जनरेट होगा, तो लेट्स से जैसे अगर मैंने एडिशन किया 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1, लेट्स से इन नंबर्स का एडिशन किया तो क्या होगा, 1 + 1 इज 0 कैरी 1, 1 + 1 1 कैरी 1 1 कैरी 1 1 कैरी 1। तो ये जो लोअर 8 बिट निबल से हायर 8 बिट निबल में अगर ये कैरी जनरेट होता है तो इसको हम ऑक्सिलरी कैरी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब जैसे 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0, 1 + 1 इज 0 कैरी 1 एंड देन अगेन 1 और ये फाइनल। तो अगर कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से अगर कैरी जनरेट होता है तो CY वाला फ्लैग इफेक्ट होता है। लेकिन अगर लोअर 4 बिट निबल से अगर कैरी जनरेट होता है तो वो हम ऑक्सिलरी कैरी कहते हैं। तो ये डिफरेंस आई होप समझ में आएगा। पैरिटी आपकी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द इवन नंबर ऑफ वंस या ऑड नंबर ऑफ वंस आपकी पैरिटी फ्लैग 1 या 0 होती है। सिमिलरली ओवरफ्लो फ्लैग, अगर आपका जो रिजल्ट है जो भी है, दिस इज़ योर ओवरफ्लो फ्लैग बिट, रिजल्ट का जो
साइज और डेस्टिनेशन से अगर ज़्यादा है तो, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू अदर रजिस्टर्स। तो अभी हमने A डिस्कस किया, B डिस्कस किया। नाउ R0 से लेकर R7 ये हमारे रजिस्टर बैंक के रजिस्टर्स होते हैं। To have a more discussion on this register bank, we will have a next video of RAM allocation. Okay, right now आप बस ये समझ लीजिए कि RAM में हमारे पास ये बैंक 0 में बाय डिफ़ॉल्ट ये रजिस्टर्स होते हैं जिनका नॉमेनक्लेचर होता है R0 से R7। ओके, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं डेटा पॉइंटर। तो जब भी हम कभी एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस करें, एक्सटर्नल मेमोरी को जब भी हम कभी एक्सेस करें तो ये उसका एड्रेस सेव करने के काम आता है, DPTR डेटा पॉइंटर। और प्रोग्राम काउंटर इसका क्या काम होता है, तो जब भी हमारे पास यदि कोई प्रोग्राम है, ओके, तो प्रोग्राम काउंटर ऑलवेज पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब लेट्स से अभी हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो है 2000 लोकेशन पर, हमारा प्रोग्राम का कोड है, ऑप कोड है, लेट्स से मूव A, B, मतलब B का कंटेंट A में मूव करेगा और ये 2000 लोकेशन पर है। तो राइट नाउ प्रोग्राम काउंटर की जो हमारी वैल्यू है वो है 2000। अब जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर 2001 पे, अब ये 2001 अपडेट हो जाएगा और ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करेगा। तो इट विल बिकम, लेट्स से हमारा होता मल्टीप्लाई AB इंस्ट्रक्शन, जो भी है, तो अपडेट होता रहता है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम काउंटर की आपकी वैल्यू अपडेट होगी ना। इनके अलावा हमारे पास कुछ 21 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी होते हैं, जिसमें से हमने A डिस्कस किया, B किया, स्टैक पॉइंटर, PSW किया, DPTR किया। हाँ, DPTR भी याद रखिए, ये एक 16 बिट का रजिस्टर है। जनरली हमारे माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा, ये 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें ज़्यादातर रजिस्टर्स 8 बिट के हैं। सिर्फ प्रोग्राम काउंटर, सिर्फ DPTR को और कुछ रजिस्टर्स को छोड़ के, ठीक है। और जैसे टाइमर्स के जो रजिस्टर्स हैं वो भी हमारे 16 बिट के हैं, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट दिस P0, P1, P2, P3। जब हमने पिन डायग्राम डिस्कस किया है तो हमने वहाँ पर आपको ये पोर्ट पिन्स हैं हमारी, तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर IP इज़ फॉर इंटरप्ट प्रायोरिटी कंट्रोल एंड IE इज़ फॉर इंटरप्ट इनेबल कंट्रोल। तो अगर हमारे पास, जैसे मैंने बताया, आपके पास 5 इंटरप्ट्स हैं, तो अगर उनकी प्रायोरिटी हमें चेंज करनी है तो उसके लिए हम IP को यूज़ करते हैं, और अगर किसी भी इंटरप्ट को इनेबल या डिसेबल करना है तो हम IE का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही TMOD इज़ टाइमर मोड कंट्रोल। टाइमर डिफरेंट 4 मोड्स में काम कर सकता है, जिसमें से हम जनरली मोड 0, मोड 1, मोड 0, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3। तो ये मोड सेटिंग के लिए TMOD का इस्तेमाल होता है, और वैसे ही TCON टाइमर को रन या ओवरफ्लो बिट को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी ये वाले हमारे यूज़ नहीं होते। नाउ नेक्स्ट इज TH0, TL0। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो हमारा टाइमर 0 है या टाइमर 1 है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, TL0 एंड TH0। तो TL0 क्या था, लोअर 8 बिट टाइमर के जो बिट्स होते हैं, और TH0 क्या था, अपर 8 बिट टाइमर के जो बिट्स होते हैं। वैसे ही ये वाले हमारे इस्तेमाल नहीं होते। नाउ SCONS इज़ फॉर द सीरियल कंट्रोल। जब हम सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। SBUF इज़ फॉर द सीरियल डेटा बफर रजिस्टर, एंड सिमिलरली PCON इज़ पावर कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। तो ये इन रजिस्टर्स को हम स्पेशल फंक्शन कहते ही क्यों हैं, क्योंकि ये 2 तरह से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एड्रेसिंग मोड्स वाला मेरा टॉपिक देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी यूज़ कर सकते हैं इनके लिए, और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ करना है तो मुझे इनका एड्रेस पता होना चाहिए, और अगर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज़ करना है तो मुझे इन रजिस्टर्स का नाम पता होना चाहिए। जैसे अगर मैंने लिखा है मूव लेट्स से A,#55H, मतलब मैं अकुमुलेटर में ये डेटा 55H मैंने डाल दिया, ठीक है। ये है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में मुझे पता होना चाहिए कि अकुमुलेटर का एड्रेस क्या है, तो मैंने डाला मूव 0E 0H
कॉमा #55H। तो ये इंस्ट्रक्शन भी सेम काम करेगा, अभी भी अकुमुलेटर में ही ये 55 जो भी मेरा डेटा है डालेगा, लेकिन इस बार मैंने डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब डायरेक्टली उसको एड्रेस से कॉल किया, ना कि उसको नाम से। सिमिलरली ओवर हियर यू कैन सी कि बी रजिस्टर को भी आप नाम से भी कॉल कर सकते हो और एड्रेस से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द आर्किटेक्चर ऑफ 8051।